तो फिल्म की शुरुआत ही एक ओपन ग्रेव से होती है। एक बहुत बड़ा सा गड्ढा जिसमें लाशें ही लाशें हैं। इसी गड्ढे के अंदर एक आदमी को होश आया है और उसकी भी हालत बहुत खराब है। उसे पिछला कुछ याद नहीं कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। ये गड्ढा इतना बड़ा था कि यहाँ से निकलना मुश्किल था। अंधेरी रात में उसने ऊपर से देखा कि कोई उस पे नजर रख रहा था, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय वो वहाँ से चला गया। उसे यहाँ अपने करीब एक गन भी मिलती है और अपने हाथ पे किसी के काटने का निशान भी नजर आता है। अभी इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता या याद कर पाता, ऊपर से कोई रस्सी गिराता है। ये शायद वही इंसान है जो उसे पहले देख रहा था। इस रस्सी के जरिए ये लड़का यहाँ से बाहर निकल आता है, लेकिन अब वो इंसान जो उसकी मदद करने के लिए यहाँ आया था वो यहाँ नहीं था। चलते हुए यहाँ उसे जगह जगह लाशें ही दिखाई दी और फिर एक घर नजर आया, जिसके अंदर जाने पर उसने देखा वहाँ बहुत सारे लोग थे, जिनमें से एक आदमी ने उसके ऊपर गन तान दी और उसने भी अपने डिफेंस में उसके ऊपर गन तान दी। अब लूकस नाम का वो लड़का जो पहले से ही इस घर में मौजूद है, उसे लग रहा है कि यहाँ पर मौजूद सारे मर्डर इस आदमी ने किए हैं, जिसका नाम हमें नहीं पता। जबकि इस आदमी को लग रहा है कि यहाँ पर होने वाले सारे मर्डर्स के पीछे इस घर में रहने वाले लोग हैं। अब लूकस उससे सवाल करता है, तुम हो कौन? तो वो आदमी उससे कहता है, मुझे याद नहीं मैं कौन हूँ। मुझे कुछ ही देर पहले उस ओपन ग्रेव में होश आया है और उससे पीछे का मुझे कुछ याद नहीं। इनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर इन्हें किसी आदमी के तड़पने का शोर सुनाई देता है। साइड पे देखते हैं, यहाँ पे एक और आदमी बेहोश था, जिसे भी होश आने पर इन सभी की तरह पिछला कुछ याद नहीं। यहाँ फाइनली हम उस लड़की को भी देखते हैं जिसने उस गड्ढे में से आदमी को निकालने में मदद की थी। ये लड़की बोल नहीं सकती, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जानती हो यहाँ क्या चल रहा है। इस घर में इस वक्त जितने भी इंसान हैं, कोई भी ये बात नहीं जानता कि वो कौन है, यहाँ कैसे आए और इनका आपस में क्या ताल्लुक है। इस जगह पर कम्युनिकेशन की कोई चीज भी मौजूद नहीं थी। इनके पास इनके सेल फोन्स नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे। अपनी पॉकेट्स देखने पर कुछ लोगों को उनकी आईडीज मिल जाती है, जिनसे वो अपना नाम जान पाते हैं, लेकिन गड्ढे से निकलने वाले आदमी के पास तो अपनी आईडी भी नहीं थी। यहाँ सिर्फ वो गूंगी लड़की सबको जानती है और वो कुछ लिखकर इन सबको बताने की भी कोशिश करती है, लेकिन जो लैंग्वेज उसे आती थी वो लैंग्वेज इन सबको नहीं आती थी। गड्ढे से निकला हुआ लड़का और लूकस अभी भी लड़ रहे थे, क्योंकि लूकस को उस आदमी पर एतबार नहीं था। तभी उनके दूसरे ग्रुप मेंबर्स इन दोनों को लड़ने के बजाय काम करने को कहते हैं, ताकि वो पता चला सके कि आखिर वो लोग कौन हैं और यहाँ क्यों फंसे हैं। यहाँ दिखाया चाहता है कि वो गूंगी लड़की अभी भी लूकस को अपने हाथ पे बने निशान के जरिए कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये लोग नहीं समझ पा रहे। इस घर को चेक करने पे इन्हें पता चलता है कि इस घर में हर तरह की सप्लाई मौजूद है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है इधर। और यहीं पर एक कैलेंडर भी लगा हुआ है, जिसमें 18 तारीख को इनसर्कल किया गया है और वो तारीख एक दिन बाद आने वाली थी, यानी 18 तारीख को कुछ खास होने वाला था और अब ये लोग उस चीज का पता चलाने चाहते थे। यहाँ पर बहुत सारी गन्स भी मौजूद थी, जिन्हें माइकल नाम का लड़का अच्छे से यूज करना जानता था, और इस चीज से ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि माइकल कोई गार्ड या पुलिस ऑफिसर हो सकता है, क्योंकि इनकी याददाश्त बेशक चली गई थी, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को इनके सब कुछ याद था। इन लोगों ने अपनी लाइफ में जो सीखा था, जो पढ़ा था, इन्हें वो चीजें याद थी। यहाँ पर हम देखते हैं गड्ढे से निकले हुए आदमी को लगातार कुछ विजन्स आ रहे थे, जिसमें वो एक लड़की को घसीटते हुए गड्ढे तक लेकर जा रहा था और उसकी बॉडी पर स्कॉर्पियन का टैटू बना था। ये लोग अब चीजों को जानने के लिए बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर भी काफी सारी डेड बॉडीज को बांध कर रखा गया है, जिन्हें देखकर ये डर जाते हैं। आसमान पे देखने पर सारे तारे इन्हें साफ नजर आ रहे थे, जिसका मतलब था ये लोग शहर से काफी दूर हैं। ये लोग चलते हुए अब एक कैबिन तक पहुंचते हैं, जहां गूंगी लड़की एक औरत को खाना खिला रही होती है। इन सबको देखते ही वो इन सब पे चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम लोगों ने मेरा गलत इस्तेमाल किया। उसकी खराब हालत को देखते हुए जॉन उसके सर पे हथियार मारकर उसे बेहोश कर देता है और ये लोग देखते हैं कि इस कैबिन के अंदर एक कैमरा लगा हुआ था, जिसका साफ मतलब है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उस पर कोई नजर रख रहा है, कोई मॉनिटर कर रहा है इन सारी चीजों को। इसलिए अब ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग कंट्रोल सेंटर ढूंढेंगे, जहाँ से सीसीटीवी को देखा जा रहा है, और वहाँ जाकर ये लोग हर चीज का पता चलाएंगे। खैर अभी के लिए ये लोग घर आ जाते हैं और आराम करते हैं। सुबह होते ही इन्होंने दोबारा जंगल में जाकर छानबीन करने का फैसला किया और एक लड़के को गूंगी लड़की के साथ घर रहने की ड्यूटी दी, लेकिन उस लड़के ने भी जिद की कि मुझे भी जंगल में जाना है। वो लड़का बहुत अच्छा निशानेबाज था और उसका मानना था कि वो जंगल में इनकी मदद कर सकता है, लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं मानते और उसे घर पर छोड़ जाते हैं। कुछ ही देर में उसे घर के करीब से ऐसी आवाज सुनाई देती है जैसे कोई आदमी मदद के लिए पुकार रहा हो। वो लड़की को घर के अंदर बंद करके
जैसे ही उस आदमी की मदद के लिए जाता है तो देखता है कि एक आदमी बुरी तरह फेंस में फंसा हुआ था। ये लड़का उसे बचाना चाहता था, लेकिन उल्टा उस आदमी ने ही पकड़कर इस फेंस को इस लड़के के गले में बांधते हुए उसे जख्मी कर दिया। यहाँ दूसरी तरफ पूरा ग्रुप जो जंगल में निकला था, उन्हें जंगल में 2 गाड़ियां मिल गई जिनकी चाबियां पहले से ही इन्हें घर पे मिल गई थी। इन गाड़ियों को लेकर ये लोग यहाँ से भाग सकते थे, लेकिन एक इलेक्ट्रिक कार थी जिसकी बैटरी कम थी और दूसरी कार में फ्यूल बहुत कम था। इस कार में इन्हें एक पिक्चर मिलती है जिसमें ये सभी लोग थे सिवाय उस लड़के के जो गड्ढे से आया था। ये देखकर इन्हें शोर हो गया कि वो लड़का इनके ग्रुप का नहीं है, लेकिन तभी उस लड़के ने कहा कि हो सकता है मैं ही ये पिक्चर ले रहा हूँ। इनकी यही डिस्कस करते हुए वो गूंगी लड़की इनके पास आती है और इन्हें हाथ पकड़कर वहां लेकर जाती है जहाँ पर उनके दूसरे साथी को फेंस से एक आदमी ने जख्मी कर दिया था। ये लोग जब तक पहुंचे तो वो आखिरी सांस से गिन रहा था। इनके आते ही वो लड़का मर गया और पीछे वाला आदमी दोबारा से चिल्लाने लगा और उसको चिल्लाते देखकर गड्ढे से निकले हुए आदमी ने उसको शूट करके मार दिया। अब सभी सदमे में थे क्योंकि इनका एक साथी मर गया था और अगर जल्द ही इन्होंने यहाँ से निकलने का इंतजाम नहीं किया तो इनको लग रहा है कि ये लोग भी मर जाएंगे। अब गड्ढे से निकला हुआ आदमी शैरन को लेकर एक गाड़ी को धक्का स्टार्ट करते हुए यहाँ पर छानबीन करने के लिए निकल जाता है और करीब ही इन्हें एक और बिल्डिंग मिल जाती है जिसके अंदर जब ये लोग जाते हैं तो वहाँ इन्हें एक बच्चा मिलता है जो गड्ढे से निकले हुए आदमी को जोना कहकर पुकार रहा था। वो उसे कहता है, जोना यहाँ से चले जाओ, कल तक वो लोग आ जाएंगे और सबको मार देंगे। वो लोग कंफ्यूज हो गए थे कि ये बच्चा किस बारे में बात कर रहा है। इन्हें सच में कुछ याद नहीं था। घर पर लूकस और बाकी लोग थे। लूकस की हालत हम देख रहे हैं कि खराब होती जा रही है। इसी खराब हालत के चलते वो गूंगी लड़की को भी पकड़ लेता है, लेकिन बाकी लोग उसे बचा लेते हैं। उधर शैरन और जोना दोनों मिलकर उस बच्चे के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा इन्हें बंद मिलता है। जुनून में आकर जोना जब दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है तो शैरन के सर में दर्द हो जाता है और यहाँ पर दोनों को ही अजीब सी फीलिंग होती है। इन्हें एक दूसरे से अट्रैक्शन फील हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक हो। दूसरी तरफ घर पर नेथन उस गूंगी लड़की से इशारों में उस औरत के बारे में पूछता है जिसे वो खाना खिला रही थी। गूंगी लड़की उसकी बात समझ आती है और नेथन को शेड में लेकर जाती है जहाँ वो औरत थी, लेकिन अब वो औरत वहाँ से भाग चुकी थी। अब गूंगी लड़की को यहीं छोड़कर नेथन आगे बढ़ता है यहाँ कुछ और रिसर्च करने के लिए और आगे उसे काफी सारे और शेड्स मिलते हैं। साथ ही उसे नीचे पड़ा हुआ एक चश्मा भी मिलता है जिसे वो उठाकर पहन लेता है। इसे पहनते ही उसे सब कुछ क्लियर दिखने लगा था, मतलब ये चश्मा उसी का था और इसके साथ उसे थोड़ी थोड़ी यादें भी आ रही थी पुरानी। अब वो गूंगी लड़की अकेले ही वापस घर आ जाती है और देखती है कि लूकस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। लूकस ने पहले भी 1-2 मरतबा उसके ऊपर हमला किया था। अब उसकी खराब हालत को देखकर उसने अपने आप को एटिक में बंद कर लिया, ये सोचते हुए कि जब तक बाकी लोग घर नहीं आते वो अपने आप की हिफाजत करने के लिए अपने आप को एटिक में ही बंद रखेगी। फिर लूकस अब इस घर की छानबीन करने लग जाता है और नीचे बेसमेंट में उसे एक खुफिया दरवाजा मिलता है जिसे वो तोड़ देता है और अंदर जाने पे क्या देखता है कि जिस कंट्रोल सेंटर को ये लोग ढूंढना चाह रहे थे वो कंट्रोल सेंटर यही था। वो सारे कैमरास जो छोटे छोटे हट्स में लगे हुए थे उन्हें यहीं से मॉनिटर किया जा रहा था और अब कैमरास में देखने पर उसे पता चला कि उसके अंदर बंद सभी विक्टिम्स भाग चुके हैं। यहाँ पे एक छोटी सी साइंस लैब भी बनी हुई थी और इंसानी ब्रेन्स भी रखे हुए थे, जैसे कोई इलीगल एक्सपेरिमेंट यहाँ पे चलते रहे हों। अब यहाँ पर पड़ी हुई चीजों को ढूंढकर वो ये पता चलाने की कोशिश करता है कि इन एक्सपेरिमेंट्स के पीछे आखिर है कौन और उसे एक कैमरा की फुटेज से पता भी चल जाता है कि इन सारी चीजों के पीछे जोना था और जोना लूकस के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें जोना और शैरन को देखा गया जो अपने बिल्डिंग की तरफ वापस आ रहे थे कि अचानक उनकी कार के सामने एक दरख्त गिर गया। उसे हटाने के लिए ये लोग जब बाहर निकले तो इन्हें वहाँ बहुत सारे इन्फेक्टेड आदमी दिखे। ये लोग साइको हो चुके थे और जुनून में जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। शैरन को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन जोना ने पता नहीं क्यों उन सब लोगों को आवाज लगा दी और जुनून में कुल्हाड़ी लिए वो सारे लोग इनकी तरफ दौड़ने लगे। ये लोग जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन गाड़ी में भी अब बैटरी नहीं थी। जोना कार को धक्का लगाने के लिए बाहर निकलता है और शैरन डर जाती है क्योंकि वो लोग इनके बहुत करीब आ चुके थे। अचानक वो देखती है कि लोग इनके और पास आने के बजाय अचानक किसी चीज को देखकर वहाँ से डरकर भाग गए हैं। वहाँ पर असल में लाशें लटकी हुई थी जिनसे डर के ये लोग भागे थे। ये लोग हैरान तो हुए, लेकिन इन सारी चीजों को साइड पे करते हुए ये लोग गाड़ी लेकर घर आ गए जहाँ लूकस पहले से ही इनका इंतजार कर रहा था। उसने शैरन को कैमरा दे दिया जिसमें जोना के सारे करतूत थे और जोना के ऊपर गन तान कर खड़ा हो गया। इन वीडियोस को देखने के बाद शैरन को भी जोना पर शक होने लगा। शैरन के हाथ पे भी इंजेक्शंस के निशान थे और वो ये देखकर समझ गई कि जोना ने जरूर उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। इससे पहले कि लूकस जोना को मार देता, जोना उनको समझाता है कि रुको, वेट करो, मुझे ये जानना है कि मैं कर क्या रहा था। इससे पहले जोना कुछ और बोल पाता,
लूकस उसके ऊपर गन से वार करके उसे बेहोश कर देता है और घसीटता हुआ उसी ओपन ग्रेव तक ले आता है जिसमें से मूवी के स्टार्ट से वो निकला था। इस गड्ढे में गिरने से पहले ही जोना को होश आ गया। वो लूकस को रोकना चाहता था कि वो उसे गड्ढे में ना गिराए, लेकिन जानता था कि लूकस रुकने वाला नहीं, उसके हाथ में गन भी है, वो तो उसे जान से भी मार सकता है। लूकस ने उसे गड्ढे में गिरा दिया और गड्ढे में गिरते ही उसे बहुत सारे फ्लैशबैक्स आने लगे। उसे बहुत कुछ याद आ गया और यहाँ गड्ढे में उसे टैटू वाली लड़की की लाश भी मिल गई जिसे बार बार वो फ्लैशबैक में देख रहा था। जोना को यहाँ गिराने के बाद लूकस घर आ गया और आते ही उसने शैरन से गाड़ी की चाबी मांगना शुरू कर दी। शैरन ने जब उससे नेथन के बारे में पूछा तो उसने देखा कि लूकस को कुछ याद नहीं था। वो समझ गई कि लूकस भी वैसे ही साइकोस में बदलने लगा है जैसे साइकोस वो बाहर देख कर आई है। उसका शक कुछ ही सेकंड में यकीन में बदल गया जब लूकस ने उस गूंगी लड़की को जबरदस्ती पकड़ लिया। अपने आप को बचाने के लिए वो लड़की उसे धक्का देती है और ऊपर एटिक की तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन लूकस उसे दोबारा पकड़ लेता है। वो अब उस लड़की से जबरदस्ती करने लग जाता है, लेकिन सही वक्त पर शैरन आकर उसकी जान बचा लेती है। लूकस ने शैरन के हाथ में गन देख ली थी, अपनी जान बचाने के लिए वो ऊपर खिड़की से ही कूदकर भाग गया। इधर दिखाया जाता है कि वो गूंगी लड़की दोबारा ओपन ग्रेव में आकर जोना को बचा लेती है, क्योंकि वो जोना के बारे में कुछ तो ऐसा जानती है जो ये लोग नहीं जानते। वो अब घर वापस आने की कोशिश करता है और रास्ते में उसे वही बिल्डिंग मिल जाती है जहाँ पर वो बच्चा उसे मिला था और उस बच्चे ने कहा था कि 18 तारीख को यानी परसों को वो लोग आ जाएंगे। वो उस बच्चे से बात करना चाहता था, इसलिए बिल्डिंग के अंदर गया, लेकिन बिल्डिंग के अंदर जाने पर उसे एक आदमी और औरत दिखे जो दोनों ही जुनूनी हुए पे थे कि नहीं इनके ऊपर भी वायरस का असर हो चुका था। वो औरत जोना को देखते ही गुस्से में जोना को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। जोना जब अपने आप को बचाने की कोशिश करता है तो उसकी गाड़ी की चाबियां नीचे गिर जाती हैं और वो औरत जल्दी से उठाकर उन चाबियों को मुंह में डाल देती है, जिनको बचाने के लिए जोना को उसके ऊपर वार करना पड़ता है और आखिर वो चाबियां लेकर यहाँ से बाहर निकल आता है। आगे जाने पर उसने देखा वो बच्चा और उसकी फैमिली यहाँ से जा रहे थे। वो रुककर उनसे बात करना चाहता था, लेकिन ये फैमिली उससे बात करने के लिए नहीं रुके और गाड़ी लेकर यहाँ से निकल गए। वहाँ जमीन पे अब जोना को कुछ वैक्सीन पड़ी हुई नजर आई जिनको उसने उठा लिया और इन वैक्सीन को देखते ही उसे बहुत कुछ याद आ गया। ये वैक्सीन असल में उसी ने बनाई थी। वो एक्सपेरिमेंट्स तो कर रहा था, लेकिन लोगों को बीमार करने के लिए नहीं, बल्कि वो तो लोगों को बचाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा था। असल में एक अजीब किस्म का वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा था जिससे लोग साइको हो रहे थे और अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे थे। इस वायरस को ही बचाने के लिए जोना वैक्सीन ढूंढ रहा था। वैक्सीन उसने बना भी ली थी जिसे अब इन्होंने पूरी दुनिया में पहुंचाना था, लेकिन किसी वजह से वो वैक्सीन बाहर तक नहीं पहुंच पाई। इस आइलैंड में सारे उन्हीं लोगों को लाया गया था जो ऑलरेडी इस वायरस से इन्फेक्टेड थे और इन्हीं के ऊपर जोना एक्सपेरिमेंट कर रहा था। यहीं पर जोना को एक पेपर मिलता है जिससे उसे ये बात पता चलती है कि जोना को असल में मिलिट्री वालों ने ही इस आइलैंड पे ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए भेजा था और उसे 18 अप्रैल तक की डेडलाइन दी गई थी। अगर वो 18 अप्रैल तक उस वायरस का क्योर नहीं ढूंढ पाता तो मिलिट्री वाले यहाँ आकर इस वायरस से इन्फेक्टेड सभी लोगों को मार देते। यानी जोना तो यहाँ मौजूद इन सारे साइको लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे ये भी पता चलता है कि ये आइलैंड एक डंपिंग जोन है जहाँ पर दुनिया भर से मरे हुए इंसानों को लाकर फेंका जाता है जो इस वायरस की वजह से मरते हैं। जोना देखता है कि जिस आदमी के जरिए वो ये वैक्सीन बाहर दुनिया में पहुँचाना चाह रहा था वो आदमी भी यही मरा पड़ा है। ये वैक्सीन मिलिट्री तक नहीं पहुँची। अब मिलिट्री को लगेगा कि वो अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब नहीं हुआ और ऐसे जल्द ही मिलिट्री वाले यहाँ आकर सबको मार देंगे। अब इसी गाड़ी में मिली हुई और चीजों से जोना को पता चलता है कि शैरन उसकी गर्लफ्रेंड है और नेथन उसका भाई है और उन सब के जिस्मों पे इंजेक्शन के निशान इसीलिए हैं क्योंकि जोना ने उन सब को उस वायरस से बचने के लिए वो वैक्सीन लगाती थी और उस वैक्सीन के साइड इफेक्ट में ये सभी अपनी याददाश्त खो बैठे थे। अब इससे पहले जोना ये सारी बातें जाकर शैरन और नेथन को बताता, यहाँ पर लूकस उसका पीछा करते हुए आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वो जोना का गला दबाकर उसे मारने ही वाला था कि जोना ने पास पड़ा पत्थर उसके सर पे मारा और यहाँ पर लूकस की मौत हो गई। यहाँ अब हमें फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाती है कि ये पूरा ग्रुप असल में एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए ही यहाँ आया था, लेकिन नेथन यानी जोना के भाई की गलती की वजह से एक इन्फेक्टेड लड़की जिसके ऊपर जोना एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो आजाद हो गई। वो इन सबको मारने वाली थी, लेकिन जोना ने अपनी जान बचाने के लिए उसे ही मार दिया और जो बार बार फ्लैशबैक जोना को आ रहा था वो इसी लड़की को ओपन ग्रेव में गिराने जा रहा था। वो यहाँ इस लड़की को ही गिराने आया था, लेकिन पीछे से किसी इन्फेक्टेड आदमी ने उसे भी धक्का देकर इस ओपन ग्रेव के अंदर ही फेंक दिया। यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था और आसपास सभी इन्फेक्टेड लोग पड़े थे, तो इन सब से बचने के लिए जोना ने अपने आप को उस इंजेक्शन से यानी वैक्सीन से इंजेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई और उसके बाद उसे मूवी के स्टार्टिंग सीन में होश आया जो हम देख भी चुके हैं।
घर पर हमें दिखाया जाता है कि नेथन भी भागते हुए अब इस बिल्डिंग में वापस आ चुका है। शरण उसे देखकर गले लगा लेती है और कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि इन दोनों को भी सारी बातें याद आ चुकी हैं। शरण यहाँ पर बैठकर जोना के लिए नोट लिखती है क्योंकि घर के बाहर अब बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग हैं जो इन्हें मार सकते हैं। जोना भी भागते हुए घर की तरफ ही बढ़ रहा था और हम देखते हैं कि अब सुबह भी हो चुकी है, यानी वो दिन आ गया है जब आर्मी वाले आकर इन सबको मार देंगे। नेथन बाहर की आवाज़ें सुनकर जैसे ही बाहर जाता है तो आर्मी वाले उसे देखते ही उसे शूट करके मार देते हैं। जोना भी इस टाइम तक उनके करीब आ चुका था, उसने अपनी आंखों से अपने भाई को मरते देखा। शरण भी नेथन के पीछे बाहर निकली थी लेकिन गोली की आवाज़ सुनकर वो छुप गई। अब जोना शरण के करीब आता है और उसे लेकर आर्मी से छुपाते हुए यहाँ से भगाने लग जाता है, जबकि हम देखते हैं कि वो गूंगी लड़की भी एक शेड के अंदर छुपी हुई है। भागते भागते हम देखते हैं कि शरण के ऊपर एक इन्फेक्टेड लेडी हमला कर देती है, चाकू से उसकी पीठ के ऊपर स्टैब कर देती है, जिससे शरण को बुरी तरह ब्लीडिंग होने लग जाती है। यहाँ जोना ये देखकर बंदूक से दूसरी औरत के ऊपर अटैक कर देता है। शरण बुरी तरह ब्लीड कर रही थी। जोना उसे मदद के लिए कहीं ले जा भी नहीं सकता था क्योंकि मिलिट्री वाले तो यहाँ इन लोगों को मारने आए थे। जोना को सबसे सेफ जगह अब वो ओपन ग्रेव लगी जिसमें मिलिट्री वालों का ध्यान जाएगा ही नहीं क्योंकि इसमें सिर्फ मुर्दा लोग हैं। वो शरण को लेकर यहाँ आ जाता है। वो यहाँ आकर शरण को वैक्सीन लगाता है और साथ ही बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है ताकि अगर आर्मी वालों की नजर उन पर पड़े भी तो वो बेहोशी नजर आए। एक वैक्सीन और बेहोशी का इंजेक्शन उसने अपने आप को भी लगा लिया। बेहोश होने से पहले हम देखते हैं कि शरण जोना को एक नोट देती है जिसमें उसने सारा पास्ट लिखा हुआ था। खैर दिखाया जाता है कि इन दोनों के बेहोश होते ही यहाँ पर मिलिट्री वाले कुछ लाशें लेकर आ जाते हैं और इसमें उस बच्चे की भी लाश थी जो बार बार जोना को वार्न कर रहा था। मिलिट्री वाले यहाँ सभी इन्फेक्टेड लोगों का सफाया करके यहाँ से चले जाते हैं और कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि जोना को होश आया है। यहाँ उसे शरण के बारे में भी अब कुछ याद नहीं, लेकिन दिखाया जाता है कि शरण मर चुकी है और जोना दोबारा से उसी कैफियत में है कि उसे कुछ याद नहीं है और उसे हर चीज दोबारा फिगर आउट करनी है कि यहाँ पे हो क्या रहा है और वो इस ओपन ग्रेव में कर क्या रहा है। वो चिट जो शरण ने यहाँ उसे दी थी वो यहाँ घुमा चुका है जिससे वो अपने पास्ट का पता चला सकता था। इसी नोट में शरण ने एक और सीक्रेट भी लिखा हुआ था जो ये था कि वो गूंगी लड़की उस वायरस से इम्यून थी जो वायरस सबको साइको बना रहा था और उसी के ब्लड से जोना ये सारी वैक्सीन बना रहा था। लेकिन जोना ने जब वो पेपर पढ़ा ही नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा। अब वो मदद के लिए यहाँ पर किसी को आवाजें देता है और वो गूंगी लड़की ही इस मर्तबा भी जोना को बचाने के लिए आती है। पहले की तरह ही रस्सी देकर वो जोना को इस जगह से बाहर निकालती है। अब ये गूंगी लड़की जोना को एक ऐसी जगह लेकर आती है जहाँ पर हजारों लाशें थी और इन्हीं को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है इस मिस्ट्री के साथ कि क्या जोना को सब याद आएगा कि नहीं, क्या जोना पूरी दुनिया को बचाने के लिए वो वैक्सीन बना भी पाएगा या नहीं।